हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस के 10 चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है जीवों में श्वसन। इसमें हम देखेंगे कि श्वसन सभी प्राणियों में कैसे होता है, किस अंगों द्वारा होता है, किस प्रक्रिया से होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि हम श्वसन क्यों करते हैं। ठीक है, तो श्वसन जो है हमारी बॉडी में ऊर्जा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी जो शरीर है उसकी जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है वो है कोशिका। तो कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। तो इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम जो है खाना खाना, सोना, पढ़ना, ये सब चीज़ों के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन के प्रक्रम में जो होता है, हम पहले सांस द्वारा वायु शरीर में अंदर लेते हैं। ठीक है, तो जो वायु हम शरीर में लेते हैं वो होती है ऑक्सीजन। ठीक है, फिर हम जो सांस बाहर छोड़ते हैं, वो जो वायु शरीर से बाहर निकालते हैं, उसमें हम जो अंदर ली गई जो वायु की तुलना में जो होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बाहर निकालते हैं। तो हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ली जाती है। तो कोशिकाओं में यह ऑक्सीजन भोजन के विखंडन में सहायता करती है। कोशिका में भोजन के विखंडन के जो प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो जो कोशिका में जो विखंडन होता है तो उसको कहा जाता है कोशिकीय श्वसन। तो सभी जीवों को कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर जो भोजन जो होता है वो ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा होता है तो उसे वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भोजन का विखंडन होता है तो उसे अवायवीय श्वसन यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दिखाया गया है कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब विखंडन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निर्मुक्त किया। तो इस तरह से एक ईस्ट होता है जो एक कोशिकीय जीव होता है, वो वायु की अनुपस्थिति में श्वसन करता है, इसलिए इसको अवायवीय जीव कहते हैं। ईस्ट जो होते हैं अल्कोहल बनाने में यूज़ किए जाते हैं। ईस्ट जो है ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ देते हैं और ऊर्जा निर्मुक्त करते हैं। हमारी पेशी कोशिकाएं भी जो होती हैं वो भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए। जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत तेज़ी से दौड़ लेते हैं, टहलना, साइकिल चलाना, तो थकान सी हो जाती है। ठीक है, क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो होती है थोड़ी ऐंठन जैसी हो जाती है और थकान हो जाती है। तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी में जो ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर को जो ऑक्सीजन की आपूर्ति जो होती है वो सीमित होती है। तो ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिकाएं जो होती हैं अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती हैं। तो ग्लूकोज में जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यह लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में टूट जाता है। तो जब हम थक जाते हैं तो क्या होता है कि जब गर्म पानी से सबसे उसको या फिर थोड़ा मालिश हो जाती है तो उससे राहत मिलती है। वो इसलिए क्योंकि हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो अच्छी हो जाती है, जिससे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलने लगता है और इससे हमें आराम मिलने लगता है। और फिर लैक्टिक अम्ल जो है वो टूट जाते हैं। ठीक है, लैक्टिक अम्ल को तोड़कर वो पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और क्या कहते हैं जल में उनका पूरी तरह से विखंडन हो जाता है। आगे हमें दिखाया गया है कि ये जो यहाँ पे क्रियाकलाप बताई गई है कि हम श्वसन जो है वो नासाद्वार द्वारा करते हैं। ठीक है, तो इसमें दो प्रोसेस होती है। एक तो होता है कि जो होता है श्वसन को अंदर लेना, सांस को एक बार बाहर। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, श्वसन जो होता है सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना या ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। तो ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना अंतर श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्च श्वसन, यानी कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कहते हैं। ठीक है, यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीव के जीवन में हर समय यानी जीवन पर्यंत होता रहता है।
कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। और श्वसन दर में अंतर श्वसन और उच्च श्वसन दोनों साथ साथ होते हैं, यानी एक सांस में जो होता है एक अंतर श्वसन और एक उच्च श्वसन होता है। ठीक है, और हम अपने श्वसन दर को पता कर सकते हैं। ठीक है, श्वसन दर जो होता है वो स्थिर होती है, अस्थिर वो हम आगे के क्रियाकलाप में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप बताई गई है कि अगर आप सोए हैं, ठीक है, या फिर चल रहे, अगर सोए हैं तो उस समय अपनी जो होती है श्वसन दर को काउंट करिए 1 मिनट में। अगर चल रहे हैं तो, और दौड़ने के बाद तो क्या हम देखते हैं कि हमारी जो श्वसन दर है वो बदलती रहती है। तो एक नॉर्मल जो होती है एक वयस्क व्यक्ति में विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में औसतन 15 से 18 बार सांस लिया जाता है, और जो अधिक व्यायाम करने पर श्वसन दर जो होती है करीब 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। तो जब हम व्यायाम करते हैं तो हम न केवल तेज़ी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार जो हमारी श्वसन दर है वो बदलती रहती है हमारी जो हम क्रियाकलापों के अनुरूप। ठीक है, तो हम इसमें हम देख सकते हैं किस टाइम हमारी श्वसन दर ज़्यादा हो जाती है, किस टाइम हमारी श्वसन दर कम हो जाती है। तो ये जो है जो हमें अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है तो यह भोजन के विखंडन के दर को बढ़ा देती है और जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम श्वास कैसे लेते हैं। यहाँ पे जो नासा द्वार है हम उससे वायु को अंदर लेते हैं, और जब हम वायु को अंतर श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से यानी नासा गुहा से अंदर चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर फेफड़ों में जाती है, और जो हमारे फेफड़े होते हैं वो वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। ठीक है, ये हमारे वक्ष गुहा है, ये डायफ्राम कहलाता है, ये फेफड़े हैं, ये जो है पसलियाँ हैं दोनों साइड से इसमें होती हैं। ठीक है, ये ग्रसनी है और ये श्वास नली है। ठीक है, यहाँ नासा द्वार और मुख द्वार। यहाँ पे जो डायफ्राम है, डायफ्राम जो है ये वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करता है। ऊपर ही इसके वक्ष गुहा होती है और डायफ्राम के नीचे उदर गुहा होती है। ठीक है, ये जो पसलियाँ होती हैं दोनों साइड से ये फेफड़ों को सुरक्षित रखती हैं इसमें, और पसलियाँ और डायफ्राम दोनों ही हमारी श्वसन में सहायता करती हैं। ठीक है, तो वक्ष गुहा जो होती है वो पार्श्व में पसलियों से घिरी होती है और एक बड़ी पेशी परत जो डायफ्राम कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायफ्राम और पसलियाँ से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतर श्वसन के समय पसलियाँ जो होती हैं ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम जो होता है नीचे की ओर गति करता है। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया गया है, जब हम अंतर श्वसन करते हैं, जब वायु को हम अंदर ले रहे होते हैं तो हमारी पसलियाँ जो होती हैं ऊपर और बाहर की ओर, ठीक है, पसलियाँ बाहर की ओर ऊपर गति करती हैं और डायफ्राम जो होता है वो नीचे की ओर गति करता है। लेकिन जब हम उच्च श्वसन यानी कि जब हम सांस को बाहर निकालते हैं, ठीक है, सांस को हम बाहर करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी पसलियाँ होती हैं वो अंदर की तरफ और नीचे गति करती हैं और ये जो डायफ्राम होता है जस्ट अपोजिट ऊपर की तरफ गति करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है इसका अनुभव कर सकते हैं। और हम जो है जो होती है सांस, कितनी सांस ले रहे हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा सांस लेने से हमारी जो छाती होती है वो फूलती है, तो उससे जो है यहाँ पे क्रियाकलाप से दिखाया गया है। एक क्रियाकलाप दिखाया गया कि हमारे फेफड़े जो होते हैं वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ये एपरेटस बनाया गया है जिसमें एक जार लिया गया है, उसमें एक वाई शेप की एक जो होती है ट्यूब लगाई गई है और यहाँ पे दोनों साइड में बलून लगाए गए हैं और उसके बाद यहाँ पे कॉर्क से इसको जो होता है बंद किया गया, उसमें छेद करके कॉर्क को जो है यहाँ पे नली इसकी बाहर निकाली गई है और नीचे जो है रबड़ की एक शीट लगा दी गई है। तो जब हम रबड़ की शीट को यहाँ बाहर खींचा जा रहा है तो बलून फूल जा रहा है, जब इसको अंदर की तरफ पुश किया जा रहा है तो बलून पिचक जा रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो दोनों बलून हैं हमारे फेफड़े की तरह कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ ये डायफ्राम की तरफ। तो जब ये डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है तो हमने बताया था कि अंतर शोषण होता है, तो हमारे फेफड़े में वायु आती है। ठीक है, और जब डायफ्राम ऊपर की तरफ जाता है तो इसमें से वायु बाहर निकल जाती है फेफड़ों से। तो ये फेफड़े, यहाँ पे जो गुब्बारे हैं ये फेफड़ों को बता रहे हैं। ठीक है, हम उच्च श्वसन में बाहर क्या निकालते हैं। ठीक है, तो अगर एक परख नली ली जाए और उसमें चूने का पानी मिला के और उसमें एक स्ट्रॉ डाल के ऊपर से फूंक मारी जाए, ठीक है, तो इसमें बुलबुले बनते हैं, जैसा कि हमने पिछले अध्याय में अपने देखा था। तो इससे पता चलता है कि इसमें हम
जो बुलबुले बनते हैं उसको एफर्वेसेंस कहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होते हैं। तो जो हम अंतर श्वसन में जो वायु अंदर लेते हैं, जो उच्च श्वसन में वायु बाहर निकालते हैं, वो एक गैसों का मिश्रण होता है, वो कभी भी प्योर वायु नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें जो गैसों का मिश्रण होता है, तो अंतर श्वसित वायु जो हम लेते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होता है और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हम अंदर लेते हैं। जब उच्च श्वसित वायु जब हम बाहर निकालते हैं तो करीब उसमें से 16.4% ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम जो वायु अंदर ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है इन कंपैरिजन टू हम जो वायु बाहर निकाल रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब हम अंतःश्वसित वायु में ले रहे हैं तो वो कम है इन कंपैरिजन टू एक्सपायरेटेड वायु, ठीक है। तो हम आगे अब देखते हैं कि अन्य जंतुओं में श्वसन कैसे होता है, ठीक है। अन्य जंतुओं में हम सबसे पहले देखते हैं कॉकरोच के लिए, ठीक है। तो कॉकरोच के जो शरीर के पार्श्व भाग में, ठीक है, जो पार्श्व भाग में है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। तो अन्य कीटों के शरीर में भी छिद्र पाए जाते हैं, इनको श्वास रंध्र कहते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का जो होता है जाल बिछा होता है, जिसे श्वास प्रणाली या वातक कहते हैं, ठीक है। तो एक श्वास रंध्र, उसके बाद वायु नलियाँ। तो जो ऑक्सीजन की समृद्ध वायु होती है श्वास रंध्रों से श्वास नली में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है, ठीक है। तो श्वास रंध्र से श्वास नली, ठीक है, श्वास नली से फिर पूरे बॉडी के ऊतकों में चली जाती है। तो इस प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वापस श्वास नली से श्वास रंध्र से फिर बाहर आ जाती है, जिस प्रक्रिया से अंदर गई रहती है उसी प्रक्रिया से बाहर आ जाती है। तो श्वास नली या फिर जो श्वास प्रणाल होते हैं ये केवल कीटों में ही पाए जाते हैं, ये किसी अन्य समूह में नहीं पाए जाते हैं। अगला है केचुआ। केचुआ जो होता है यह अपनी त्वचा से श्वसन करता है। इसकी त्वचा पर जो होते हैं एक आर्द्र और श्लेष्मी परत होती है, जिससे ये गैसों का आवागमन इनको आसानी से हो जाता है। उसी प्रकार मेढक जो है वो मनुष्य की भांति फेफड़ों से भी सांस लेते हैं और त्वचा से भी सांस लेते हैं, इसलिए इनको मेढक को उभयचर प्राणी कहा जाता है, जो जल और थल दोनों में रहते हैं। अगला है जल में श्वसन। जो मछलियाँ होती हैं उनमें गिल पाए जाते हैं, गिल को क्लोम कहते हैं, ठीक है। इनमें जो गिल पाई जाती है वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं और उन्हीं की सहायता से वो जो होती हैं उच्च श्वसन भी करती हैं, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पे गिल दिखाया गया है, ठीक है, ये जो गिल होते हैं इनमें रक्त वाहिनियाँ होती हैं, इनकी बहुत संख्या अधिक होती है जो गैस के विनिमय में सहायता करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, ठीक है। तो अन्य जीवों की भांति पेड़ पौधे भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं। ये वायु से ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करते हैं उससे ये भोजन बनाते हैं, जो कि हमने पहले अपने अध्याय में पढ़ा था कि CO2 प्लस H2O, ठीक है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, तो जिससे हम श्वसन करते हैं। तो ये प्रक्रिया पेड़ पौधों में बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनकी कोशिकाओं में भी ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ही ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। तो पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करता है। तो पादप में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के विनिमय के लिए एक सूक्ष्म रंध्र होता है, जिसे कि रंध्र कहते हैं, यानी कि स्टोमेटा, ठीक है। तो पादप के अन्य सभी कोशिकाओं की भांति मूल कोशिकाएं यानी जड़ भी जो होते हैं ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जो जड़ होते हैं वो मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों के उपस्थित वायु से ऑक्सीजन लेते हैं, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, मृदा कण है, ठीक है। और इसमें ये मूल रोम, ये जड़ के जो रोम है वो, और यहाँ वायु अवकाश, और इससे ये ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इस अध्याय में हमने पढ़ा कि श्वसन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है और सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता यानी जीवन यापन के लिए आवश्यक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, जो कि श्वसन से उन्हें प्राप्त होती है। अब यहाँ पे कुछ प्रमुख शब्द बताए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला है वायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करते हैं। अवायवीय श्वसन, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं। श्वसन दर, हम 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं। कोशिकीय श्वसन, जो कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होता है, कोशिकीय श्वसन कहलाता है। डायफ्राम जो है ये वक्ष गुहा के जो होते हैं नीचे फेफड़ों को एक आधार प्रदान करते हैं, ठीक है, ये श्वसन में सहायता करते हैं। उच्च श्वसन यानी एक्सपायरेशन, जो हम वायु को बाहर निकालते हैं।
क्लोम यानी गिल, जो कि मछलियों में पाया जाता है श्वसन के लिए। फेफड़े, जो मनुष्यों में पाया जाता है फेफड़े श्वसन करने के लिए, और मेंढक में भी। श्वास नली, जिससे हम सांस लेते हैं। अंतःश्वसन, जो इसमें हम वायु को अंदर लेते हैं जिस प्रोसेस में। श्वास रंध्र, ये श्वास रंध्र जो होते हैं कॉकरोच के ऊपर उसकी त्वचा पर पाए जाते हैं, जिससे वो श्वास अंदर और बाहर करते हैं। और श्वास प्रणाल, ये भी कॉकरोच में पाए जाते हैं। श्वास रंध्र से श्वास प्रणाल फिर उनकी गोतक में चले जाते हैं और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास प्रणाल से श्वास रंध्र से बाहर आ जाता है। हमने आज के चैप्टर में क्या सीखा? श्वसन जो है सभी जीवों के जीवित रहने के लिए सबसे अनिवार्य है और ये जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। हम अंतःश्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए उपयोग करते हैं। इस प्रक्रम में ऊर्जा जो है निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे कोशिकी श्वसन कहा जाता है। यदि भोजन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो वायवीय श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो अवायवीय श्वसन कहलाता है। अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त हो जाती तब भोजन का विखंडन अवायवीय श्वसन द्वारा होता है, जिसमें हमने देखा था कि लैक्टिक अम्ल बन रहा था। ठीक है। सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालता है। तो गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न होते हैं। अंतःश्वसन के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते, फूल जाते और उच्च श्वसन के साथ ही ये अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। ठीक है। और गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। केंचुए में गैसों का विनिमय उसकी आद्य त्वचा के माध्यम से होता है और मछलियों में यह जो होता है गिल से और कीटों में श्वास प्रणाल से। पादप में मूल यानी जड़ और मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करते हैं और पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र स्टोमेटा कहते हैं, जिनसे गैसों का विनिमय होता है। पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हैव अ गुड डे।